हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के पृष्ठ रसायन जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे, अधिशोषण की क्रियाविधि। ठीक ना, अधिशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं। यदि हम लोग समझे बच्चों, कोई हमारे पास द्रव पदार्थ है ना, और उस द्रव पदार्थ की अगर हम बात करें तो द्रव का जो कण अंदर उपस्थित होगा, जो कण अंदर उपस्थित होगा उस कण पर द्रव के अन्य सभी कणों के द्वारा आकर्षण बल लगेगा सभी दिशाओं में। और जब सभी दिशाओं में आकर्षण बल लगेगा तो इसका परिणामी जो होगा वो क्या होगा, परिणामी बल का मान 0 होगा। ठीक ना, और परिणामी बल का मान यदि 0 हुआ बच्चों तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उस पर संतुलित बल कार्य करेगा। ठीक ना, परिणामी 0 होने का मतलब बल कौन सा कार्य करेगा, संतुलित बल कार्य करेगा। लेकिन अगर उसी द्रव का जो कण सतह पर उपस्थित होगा, पृष्ठ पर उपस्थित होगा, है ना, पृष्ठ पर उपस्थित होने का मतलब कि द्रव की सतह के नीचे जितने भी कण हैं वो सभी कण उसके ऊपर कौन सा बल लगाएंगे, आकर्षण बल। और आकर्षण बल के कारण, ठीक ना, क्योंकि ऊपर उसके कोई कण है नहीं तो ऊपर से कोई बल नहीं लग रहा है, लेकिन नीचे के जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं, आकर्षण बल लगा रहे हैं। तो इसका मतलब कि सतह के जितने भी कण होंगे उनका परिणामी जो होगा वो नीचे की तरफ कार्य करेगा, मतलब असंतुलित बल होगा। और असंतुलित बल में उस बल की दिशा नीचे की तरफ होगी, और नीचे की तरफ होगी तो गैस के जितने भी कण होते हैं इसी असंतुलित बल के कारण ही गैस के जो कण होते हैं द्रव की सतह पर क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। ठीक ना, देखते हैं बच्चों, देखिए किसी द्रव के अंदर उपस्थित, द्रव के अंदर बोला है ना हमने, क्या बताया कि अगर किसी द्रव की बात कर लें, जैसे देखिए यहां पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर में द्रव भरा गया है ना, इस कंटेनर में द्रव भरा गया है और जो कण अंदर होगा ना, कहां पर होगा, मान लेते हैं कि यहां पर एक कण है तो इस पर सभी दिशाओं में इस प्रकार से समान बल कार्य करेगा। द्रव के अंदर जो कण होगा उस पर सभी दिशाओं में क्या करेगा, समान बल कार्य करेगा। देखिए किसी द्रव के अंदर उपस्थित, द्रव के अंदर की बात कर रहा है ना, कणों पर दूसरे कणों के द्वारा जितने भी अनेक प्रकार के जो दूसरे कण हैं, ठीक ना, दूसरे कणों द्वारा सभी दिशाओं में अनेक आकर्षण बल कार्य करते हैं। देखिए सभी दिशाओं में आकर्षण बल कार्य कर रहा है ना, कार्य करते हैं, परंतु इन कणों का परिणामी बल शून्य होता है, क्योंकि सभी दिशाओं में बल कार्य कर रहा है और सबका परिणामी कितना हो रहा है, शून्य हो रहा है, क्योंकि सब बराबर बल से क्या करेंगे, खींच रहे हैं, तो सबका परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। अतः इन कणों पर संतुलित बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है बच्चों, जब परिणामी शून्य है तो बल कौन सा होगा, संतुलित बल होगा। ठीक ना, मतलब कि इस पर जो परिणामी बल है उसका मान शून्य है तो हम लोग ऐसे बल को बोलेंगे संतुलित बल। परंतु जो कण सतह पर उपस्थित होता है, मतलब यहां पर बात कर रहा है कि जो कण यहां सतह पर उपस्थित होगा, बच्चों ध्यान देंगे, सतह पे जो कण उपस्थित होगा नीचे के कणों के द्वारा इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, लेकिन ऊपर से कोई बल नहीं लग रहा है ना, तो ये कण कहां पे जाएगा, नीचे की तरफ आकर्षित होगा। यानी हम कह सकते हैं कि द्रव की सतह पर उपस्थित होता है उसका परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। परंतु जो कण द्रव की सतह पर उपस्थित होता है उसका परिणामी बल शून्य नहीं होता है ना, द्रव की सतह पे जो कण उपस्थित है उसका परिणामी बल शून्य नहीं होता है, क्योंकि ऊपर कोई कण नहीं है बच्चों, तो ये नीचे की तरफ इसका बल लगेगा। ठीक ना, परिणामी बल शून्य नहीं होता है, इसका परिणामी बल नीचे की ओर कार्य करता है। परिणामी बल कहाँ काम करता है, नीचे की तरफ काम करता है। ठीक ना, तथा इसी बल के द्वारा गैस के कण जो होते हैं द्रव की सतह पर क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। ठीक ना, इसी बल के कारण द्रव की सतह पर जो गैस के कण होते हैं वो क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। ठीक ना, तो ये अधिशोषण की क्रियाविधि हो गई बच्चों, इसको आप अच्छे से एक दो बार देखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक है अधिशोषण की उष्मागतिकी। ठीक ना, अधिशोषण की उष्मा
गतिकी, ठीक ना। अधिशोषण की उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिए अधिशोषण की उष्मागतिकी क्या होता है, देखिए ध्यान से सभी लोग। अधिशोषण होने पर सतह पर उपस्थित कणों में असंतुलन बल में कमी आ जाती है। जैसे ही अधिशोषण होगा यानी सतह पर, द्रव की सतह पर अगर गैस के कण अधिशोषित होंगे तो द्रव के कणों पर, जो द्रव के कण सतह पर उपस्थित है, उन कणों के असंतुलित बल में कमी आएगी, ठीक ना। क्योंकि ऊपर से क्या आ रहे हैं बच्चों, गैस के कण आकर के अधिशोषित हो रहे हैं, तो अधिशोषित होने का मतलब कहीं ना कहीं वो असंतुलित बल की मात्रा को कम कर रहे हैं, ठीक ना। तो असंतुलित बल में कमी आती है तथा नए बंध बनते हैं। जहां पर भी गैस के कण अधिशोषित होंगे द्रव की सतह पे, तो वहां पे अगर भाई एक द्रव की सतह पे अगर गैस के कण आकर के अधिशोषित हो रहे हैं, तो गैस के कण और द्रव की सतह पे जो उपस्थित कण है उनके बीच में नए बंध बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक ना। नए बंध का निर्माण होता है तथा उष्मा निकलती है। क्या होती है, वहां से उष्मा बाहर निकलती है। आगे देखिए, तथा डेल्टा एच का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। डेल्टा एच का मतलब होता है अधिशोषण की एंथैल्पी ना। अधिशोषण की एंथैल्पी का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। आगे देखिए बच्चों, यदि किसी गैस का अधिशोषण होता है, किसी गैस का क्या होता है, अधिशोषण होता है, तो उसकी एंट्रोपी का मान भी क्या होता है, घटता है। यदि किसी गैस का अधिशोषण हो तो उसकी एंट्रोपी का मान क्या होगा, घटेगा। यानी गैस के कणों, भाई गैस के कणों का अधिशोषण हो रहा है द्रव की सतह पे, तो गैस के कण जैसे ही जाके द्रव की सतह पर क्या होंगे, जाकर के एकत्रित होंगे, आकर्षित हो जाएंगे। तो द्रव के कणों पर जैसे ही आकर्षित होंगे गैस के कण, गैस के कणों की गति जो होती है वो कम हो जाती है, यानी एंट्रोपी का मान क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक ना। एंट्रोपी घट जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक समीकरण दिया है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण बोलते हैं, ठीक ना। इस समीकरण के अनुसार यदि हम लोग बात करें तो स्वतः प्रक्रम के लिए, कौन से प्रक्रम के लिए, स्वतः प्रक्रम मतलब जो अपने आप होने वाली क्रिया होती है ना, स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक ना। स्वतः प्रक्रम में डेल्टा जी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि डेल्टा एच का मान और टी डेल्टा एस का मान क्या होता है, डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से क्या होता है, अधिक होता है। डेल्टा एच का मतलब अधिशोषण की जो एंथैल्पी होती है टी डेल्टा एस से क्या होती है, अधिक होती है, और इस क्रिया में क्या होता है, उष्मा उत्सर्जित होती है, यानी उष्मा बाहर निकलती है, ठीक ना। आगे एक पॉइंट है, देखते हैं बच्चों, यदि डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस के बराबर हो जाए, यानी कि डेल्टा एच का मान जो है टी डेल्टा एस से क्या है, अधिक है, तो उस समय अभिक्रिया जो होगी वो कैसी होगी, कैसी होगी, स्वतः प्रक्रम की होगी, ठीक ना। यानी उसमें डेल्टा जी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन कह रहा है कि अगर डेल्टा जी का मान क्या होता जाए, घटता जाए, सॉरी डेल्टा एच का मान घटता जाए, है ना, और टी डेल्टा एस का मान बढ़ता जाए, तो एक कंडीशन में दोनों की स्थिति बराबर में आ जाएगी ना, और डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। तो इसे अधिशोषण, इसे हम लोग अधिशोषण साम्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषण साम्यावस्था कहते हैं। और अधिशोषण साम्यावस्था में डेल्टा जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो टॉपिक है इसको ध्यान से देखेंगे सभी लोग, अधिशोषण की क्रियाविधि और अधिशोषण की उष्मा गतिकी, ठीक ना। इसके आगे आने वाले वीडियो में अब हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।